नमस्कार मित्रों, आज इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की असीम आशीष शुभकामनाएं। आज इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे रत्नों के धारण करने के विषय में। इन ग्रही रत्नों को धारण करने के पीछे क्या वैज्ञानिक आधार है और इनको धारण करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यूं तो अनादिकाल से भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में संकट टालने और दुर्भाग्य के निवारण हेतु रत्नों को धारण करने की परंपरा है। यद्यपि इस विषय में भिन्न भिन्न राय हैं और इसके चलते रत्नों के उपयोग की अवधारणा के पीछे विभिन्न मत भी हैं। विभिन्न शास्त्रों में अशुभ निवारण और शुभता की प्राप्ति के लिए रत्नों के धारण करने का एक विशिष्ट विधान भी है। ग्रह, जैसा कि आपको मालूम है, ग्रहों का शाब्दिक अर्थ ये ग्रह लेना, पकड़ने वाला, कैचर। ये कार्य एक रिमोट की भांति ग्रहों की तरंगों से संपन्न होता है। और अगर आध्यात्मिक मूल में जाएं तो हमारा जीवात्मा जैसे कर्मों के आवरण से ढका हुआ है और कर्म फल के अनुसार ही शरीर में इन्हीं ग्रहों की तरंगों से प्रभावित होकर अच्छाई, उत्कर्ष, सफलता, असफलता और इसी के विपरीत रोग और अन्य व्याधियां, आपदाएं मिलती हैं। विद्वान और अनुभवी ज्योतिषी ग्रहों की दशा उपदशा का आकलन कर उस समय के ग्रही विकरण के समग्र अनुपात के अनुक्रम में इनके निवारणार्थ रत्नों के भी प्रयोग का विधान करते हैं। और साथ ही ये भी देखते हैं कि उस रत्न का व्यक्ति के आभा मंडल से तालमेल है या नहीं, क्योंकि मानव या कोई भी जीव इन ग्रहों की तरंगों से अछूता नहीं रह पाता। और इसी के चलते इसकी हमारे देश में तो प्राचीन समय में ही खोज हो गई थी, लेकिन इसकी कसौटी अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोगों से करके निर्धारित की। अमेरिकी वैज्ञानिक ऑस्कर मुलर, जिन्होंने पिछली शताब्दी में 90 के दशक में ही इसकी अवधारणा को विकसित कर लिया। जैसा कि आपको मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह और 2 उपग्रह क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और 2 छाया ग्रह राहु और केतु हमारे जीवन और प्रत्येक घटना पर प्रभाव डालते हैं। इसी 9 ग्रहों की अवधारणा को लेकर ऑस्कर ब्रुनर ने रिसर्च करने पर पाया कि जितने भी सभी इस विश्व में, ब्रह्मांड में कांक्रीट मूर्त आकार की वस्तुएं हैं, वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त इथेरियल मैटर, ईथर से हमारा केमिकल से नहीं, इथेरियल मैटर जो डार्क मैटर की तरह है, जिसमें सभी प्रकार के ग्रही विकिरण, तरंगें, ग्रेविटेशनल फोर्स ये संघनित रूप में व्याप्त है। और जब ये कहीं भी संघनित होता है तो उसमें विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा समेट लेता है और इस ऊर्जा को रेडिएशन मेथड द्वारा नापा जा सकता है। अर्थात विकिरण का जब इसमें प्रभाव डाला जाता है तो उससे कितनी ऊर्जा निकली इसका मापन होता है, जो कि एंगस्ट्रॉम में होता है। और इसी के चलते जब ब्रुनर साहब ने अपने सहायकों के साथ इन रत्नों पर रेडिएशन अप्लाई किया तो उसकी ऊर्जा का अलग अलग परिणाम आया। और चूंकि ग्रहों से निकले हुए विकिरण जो निगेटिव होते हैं, उसके ठीक विपरीत इन रत्नों के विकिरण धनात्मक होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धनात्मक विकिरण और ऋणात्मक विकिरण मिलकर के ऋणात्मक विकिरण के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। यही सिद्धांत रत्नों के धारण में अपनाया गया। अब जब इनकी तरंग दैर्ध्य को मापा गया तो पाया गया कि सूर्य के रत्न माणिक्य में 70,000 एंगस्ट्रॉम, मोती में ही 70,000 एंगस्ट्रॉम, मूंगा में 65,000, पन्ना में 70,000,
पुखराज में 50,000, हीरा में 80,000, नीलम में 70,000 और गोमेद और लहसुनिया में क्रमशः 70,000 एंगस्ट्रॉम का ऊर्जा संघनन पाया गया। अब इन ऊर्जा के प्रभाव को हम तभी समझ सकते हैं जब इसकी तुलना हम इन ग्रहों के ऊर्जा विकिरण के प्रभाव से तुलनात्मक अध्ययन करके उसके उत्पन्न प्रभाव को जानें। तो सबसे पहले इन ग्रहों पर के वाइब्रेशन को भी जब नापा गया तो वो इसी के सापेक्ष मिलता जुलता पाया गया। जैसे सूर्य 65,000, चंद्रमा 65,000, मंगल 85,000, बुध 85,000, बृहस्पति 1,30,000, शुक्र भी 1,30,000, शनि 65,000, राहु 35,000 और केतु भी 35,000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य के वाइब्रेशन से युक्त पाए गए। जब इन ग्रहों के वाइब्रेशन निगेटिव होते हैं और रत्नों का पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा होता है, तब रत्नों को धारण करने पर ये रत्न हमारे शरीर के आभा मंडल, जिसे ऑरा कहते हैं, उसमें अब्जॉर्ब होकर के, उसमें अवशोषित करके हमारे आभा मंडल के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम किसी भी आपदा या रोग से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं। ये ठीक दवाओं के प्रभाव की अवधारणा पर ही आधारित है और ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि किसी भी रोग को रत्नों के प्रभाव से सही ढंग से धारण करके उसको कम या नष्ट न किया जा सके। और यही कारण है कि जब इन रत्नों को धारण करते हैं तो इसी आभा मंडल की ऊर्जा के अवशोषण के परिमाण में, उसी के अनुपात में, उसी तरह का हमारा सोच, व्यवहार, वातावरण और उसके परिणाम में परिस्थितियाँ बनती हैं जिनके अनुसार घटनाएं अच्छी या बुरी होती हैं। यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि रत्नों को धारण करने में हमको हमेशा बहुत ही सावधानी बरतनी ही आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम सूर्य का माणिक्य रत्न लेते हैं। यदि इस रत्न को धारण करने व्यक्ति का ऑरा या आभा मंडल इस रत्न के वाइब्रेशन से, इस रत्न के विकिरण प्रभाव से विपरीत आभा मंडल का है, तो निश्चित ही ये रत्न उस व्यक्ति को पैरालाइज भी कर सकता है। और यदि उससे मेल खाता हुआ आभा मंडल है तो तब ये उस व्यक्ति को शासन, सत्ता, आत्मविश्वास, दृढ़ता से सामना करने की शक्ति, प्रचार, प्रसार और एक जीवटपूर्ण क्षमता वाली व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होगा। वहीं मंगल का रत्न मूंगा अगर धारण करने वाले व्यक्ति की ऑरा के सापेक्ष धनात्मक है तो उस व्यक्ति को सेना, पुलिस, सेनापति बनने, प्रॉपर्टी के, भूमि भवन के कार्य, अग्निकर्म, फौजदारी मामले और अच्छा सर्जन, अच्छा न्यायाधीश बनने में भी यदि बृहस्पति का साथ हो तो बिल्कुल सफलता देते हैं। किंतु यदि आभा मंडल इसके विपरीत है तो यही मूंगा उसको डकैत और जेल यात्रा भी करवा सकता है। ये कपोल कल्पित बात नहीं है। इसको दक्षिण भारत में कई लोगों ने आजमाया और ज्योतिषियों की सलाह पर जब इन रत्नों को पहना गया और इस विपरीत परिणामों के बाद जब उतारा गया तो वो परिणाम शून्य हो गए। इस आधार पर आपको ये बात बताई जा रही है। इसी प्रकार पन्ना, जहाँ व्यक्ति को अच्छा पत्रकार बना सकता है, उसकी बुद्धिजीवी स्तर को बढ़ा सकता है, वहीं विपरीत आभा मंडल पर होने पर उसे मनोरोगी और तंत्रिका तंत्र के रोग पैदा करके उसे पागल भी बना सकता है। इसीलिए पुनः कहना है कि सभी नवग्रहों के रत्नों के धारण करने में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जन्म कुंडली के अनुसार वो रत्न उस व्यक्ति के संबंधित आभा मंडल के सापेक्ष शुभतादायक है या नुकसानदायक।
वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में इन रत्नों के उपरांत और साथ ही किस व्यक्ति को, किस लग्न राशि वाले व्यक्ति को किन रत्नों के धारण करने में शुभता मिलेगी और किन रत्नों को पहनने में बहुत सावधानी के साथ साथ उनका अंगीकार न करना ही श्रेयस्कर होगा, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही चूंकि रत्नों का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए रत्नों के समान ही जड़ी बूटियां भी वही असर देती हैं और किस रत्न को हम किस जड़ी बूटी के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर उस ग्रह के संबंधित दशा के प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी विषय चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपसे पुनः आग्रह है कि इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये पुष्पित पल्लवित होता रहे। बहुत बहुत नमस्कार।